मध्य प्रदेश के दमोह, गुना और मुरैना में आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे एक के बाद एक 3 चुनावी रैली। प्रियंका गांधी उज्जैन, देवास और इंदौर में करेंगी कांग्रेस का प्रचार, तो वहीं छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी संभालेंगे मोर्चा। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक आज। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के खिलाफ शिकायतों पर होगी चर्चा। छोटे और सीमांत किसानों के उत्थान में सहकारी समितियों की भूमिका और जैविक उपज के महत्व पर आज दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। अब भी जहरीले धुंध के साए में लिपटा है दिल्ली एनसीआर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने ताजा हालात पर की समीक्षा बैठक। 9 और 10 दिसंबर को भारत की मेजबानी में होगी वार्षिक द्विपक्षीय 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन होंगे बैठक में शामिल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, गजा शहर के अंदर काम कर रही है इजरायली सेना। बढ़ते संघर्ष के खिलाफ हिजबुल्लाह को दी चेतावनी। और खेल की खबरों में क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड नीदरलैंड की होगी भिड़ंत। कल खेले गए मैच में अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। ग्लेन मैक्सवेल की तूफानी दोहरी शतक। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात जनादेश की। और जनादेश में बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। यहां 17 नवंबर को एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीट पर मतदान होंगे। यहां बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने के लिए दिल्ली से भी दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक आकर मध्य प्रदेश में प्रचार के मोर्चे पर डटे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रचार अभियान की कमान संभालते हैं तो बीजेपी का जोश कई गुना ऊपर हो जाता है। तो आज का दिन भी मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिहाज से बेहद अहम है। आज पीएम मोदी की एक के बाद एक 3 जनसभाएं होने जा रही हैं। पहले दमोह में सुबह 11:30 बजे पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री की दूसरी चुनावी रैली गुना में दोपहर करीब 1:45 पर होगी। मुरैना में शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी चुनावी रैली होगी। उधर कांग्रेस पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए अपने दिग्गजों को उतारा है। यहां मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अजय सिंह समेत अरुण यादव एक दिन में कई चुनावी रैली कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। आज प्रियंका गांधी की 3 चुनावी रैली हैं। पहले वो उज्जैन के सांवेर में जनसभा करेंगी, फिर देवास के खाते गांव में उनकी रैली होगी। इसके बाद शाम 4:30 बजे इंदौर में प्रियंका का रोड शो होगा। इंदौर की 9 विधानसभा में से 92 प्रत्याशी मैदान में हैं। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाकी 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की पहली जनसभा दोपहर 12:30 बजे जशपुर में होगी। वहीं दोपहर 2:30 बजे अंबिकापुर में दूसरी रैली के जरिए राहुल गांधी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे। और अब अन्य खबरें। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की आज बैठक होगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की लंबित शिकायतों पर चर्चा की जाएगी। 5 सांसदों ने विशेषाधिकार के उल्लंघन को लेकर राघव चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। आप सांसद पर दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव में 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया गया है।
राघव चड्ढा को तब तक के लिए निलंबित किया गया है जब तक उनके खिलाफ मामले की जांच कर रही विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती। कमेटी ने 7 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी थी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित किया था। राज्यसभा की ओर से पहले कहा जा रहा था कि विशेषाधिकार समिति की जांच तक संजय सिंह राज्यसभा से निलंबित रहेंगे। संजय सिंह को अमर्यादित व्यवहार के लिए निलंबित किया गया था। इसके साथ ही टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को भी अमर्यादित व्यवहार के लिए निलंबित किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री महिलाओं को लेकर विधानसभा में दिए गए आपत्तिजनक बयान पर घिरते जा रहे हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार को महिलाओं के प्रति असंवेदनशील करार दिया। उधर बिहार में जाति गणना सर्वे रिपोर्ट को सदन में पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने आरक्षण की सीमा 65% करने का प्रस्ताव किया है। इस मुद्दे पर भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि रिपोर्ट में कई त्रुटियां हैं जिसकी राज्य सरकार ने अनदेखी की है। महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा के प्रयोग को लेकर बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें बीमार करार दिया। बिहार में सत्ता के लिए नए नए प्रयोग कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मर्यादाओं की सभी सीमाओं को तोड़ते नजर आ रहे हैं। खुद को पीएम के पद के लिए उम्मीदवार समझ रहे नीतीश बाबू के बोल कुछ यूं उच्छृंखलित हुए कि वह भूल बैठे कि सार्वजनिक रूप से क्या बोलना चाहिए। वह संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान कर बैठे। विपक्ष अब उन पर हमलावर है। महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा के प्रयोग को लेकर बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें बीमार करार दिया। बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक, और मुझे लग रहा है कि आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने इस पर या किसी भी सदस्य ने माननीय विधानसभा या संसद में इस तरह की भद्दी गंदी टिप्पणी नहीं किया होगा। ये पूरी तरह सार्थक है। आप देख रहे हैं नीतीश जी की जो स्थिति है, ये बीमार हैं और भारत का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उसको गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जाति आधारित गणना में हुई त्रुटियों के आरोपों का खंडन किया। मुख्यमंत्री ने आंकड़े देते हुए कहा कि राज्य में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 65% है, इसलिए उनका आरक्षण भी बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव है। तो भाजपा ने सर्वे रिपोर्ट पर ही एक बार फिर सवाल उठाया। देखिए, ये आंकड़ों का मैनिपुलेशन है, यथार्थ से कोसों दूर है और इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने लायक है ही नहीं कुछ, तो इस पर आदमी क्या बोल नहीं सकता। लेकिन इससे हमारे गरीब जनता का उद्धार नहीं होगा और ये कंप्लीट पूरी तरह से आंकड़ों का मैनिपुलेशन है। वार्ड और पंचायत वाइज जातीय आंकड़ा प्रकाशित करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री चुप्पी साधे में थे, हमारे लोग इस बात को उठाएंगे कि आप वार्ड वाइज और पंचायत वाइज जातीय आंकड़ा प्रकाशित कीजिए, ताकि इस बात का क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाए कि वास्तव में उस पंचायत में क्या स्थिति है। बहरहाल बिहार में जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट और महिलाओं के खिलाफ नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान बड़े मुद्दे बन गए हैं, जिसका दूरगामी असर बिहार की राजनीति पर पड़ना तय है। महिलाओं पर विधानसभा में दिए अपने अजीबोगरीब बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौतरफा घिर गए हैं। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी नीतीश कुमार के बयान की कड़ी निंदा की है। आयोग ने विधानसभा में नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं की शिक्षा और इस देश की जनसंख्या से जोड़ने के संबंध में बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नीतीश कुमार के बयान को असंवेदनशील बताया और मुख्यमंत्री को माफी मांगने के लिए कहा। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा की कड़ी निंदा करते हुए माफी की मांग की है। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। इस दौरान छोटे और सीमांत किसानों के उत्थान में सहकारी समितियों की भूमिका के साथ साथ जैविक उपज के महत्व पर चर्चा की जाएगी। संगोष्ठी का आयोजन नेशनल कोऑपरेटिव
ऑर्गेनिक्स लिमिटेड करेगा। अमित शाह संस्थान के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत को जैविक उत्पादों में वैश्विक उत्पादक बनाने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुराज्य सहकारी समिति के रूप में स्थापित किया गया है। देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 27 महीने में 54 पहल की हैं। और अब खबर बढ़ते वायु प्रदूषण की। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार है। आनंद विहार में AQI 452, RK पुरम में 433, पंजाबी बाग में 460 और ITO में 413 दर्ज किया गया है। वहीं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति पर समीक्षा बैठक की है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ऑड इवन नीति को एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने अवैज्ञानिक करार दिया, तो वहीं दिल्ली वासियों को भी मानना है कि ऑड इवन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही दिल्ली सरकार ठोस कदम उठाने का बजाय सिर्फ दिखावा कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों वायु प्रदूषण की वजह से देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शुमार दिल्ली लोगों का दम घोट रही है। समस्या से निजात पाने के लिए चौतरफा घिरी दिल्ली सरकार ने आगामी 13 तारीख से ऑड इवन नीति अपनाने की घोषणा कर दी, जिसके बाद इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तेवर अपनाते हुए न सिर्फ दिल्ली और पंजाब सरकार को लताड़ लगाई, बल्कि कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ऑड इवन नीति को अवैज्ञानिक करार दिया। दरअसल 2016 में भी ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया गया था, जो कि पूरी तरह फेल रहा। IIT कानपुर की एक स्टडी में पता चला है कि 2016 में दिल्ली में ऑड इवन लागू होने के पहले PM 2.5 का लेवल 163.51 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। स्कीम लागू होने के दौरान PM 2.5 का लेवल बढ़कर 186.98 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गया और स्कीम खत्म होने के बाद ये 197.45 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था। साथ ही इस दौरान हवा में ब्लैक कार्बन की मिलावट पहले 14.01 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर थी। स्कीम के दौरान हवा में ब्लैक कार्बन की मात्रा बढ़कर 19.87 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गई। स्कीम खत्म होने के बाद इसकी मात्रा 17.79 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर थी। यानी ऑड इवन लागू होने के बाद भी प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आई थी, उल्टे उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। वहीं दिल्ली की जनता का भी कहना है कि ऑड इवन महज दिखावा है, इससे समाधान नहीं बल्कि समस्या ही होगी। वो लोग तो अभी पराली जला रहे हैं सारे। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है, चंडीगढ़ में उसका बहुत असर है, तो वो सारा दिल्ली को ही आएगा ना। जब आप हर साल हर 3 महीने में पोल्यूशन चेक करवा रहे हो तो ऑड इवन से क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। अब ऑड इवन करने से क्या होगा? वो पब्लिक सफ़र करेगी तो सोल्यूशन तो कुछ नहीं निकलेगा उसका। आप ऑड इवन करके देख लो, उसके बाद भी वो करके आप पोल्यूशन चेक कर लो, उतने का उतना ही रहेगा। वहीं कुछ लोगों का मानना ये भी है कि त्योहारी समय पर लोगों को ऑड इवन की वजह से परेशानियों का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। कहीं ट्रेवल करना है हमें, ये नहीं हम अपनी फैमिली को मेट्रो में लेके नहीं जा सकता, तो हमारे लिए तो बहुत दिक्कत है ना। मेरी अगर सिस्टर रह रही है फरीदाबाद, मेरे को जानना है वहाँ, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम है। क्या दिल्ली सरकार की ना पहले रोना रहता था जब कांग्रेस थी पंजाब में, तो पराली जलाए जाते हैं तो केजरीवाल रोते थे कि दिल्ली उससे पॉल्यूशन हो जाती है। अब खुद आम आदमी पार्टी है, अब कोई आपको मिला है कभी रोते हुए आम आदमी पार्टी वाला कि पंजाब में पराली जलाए गए तो दिल्ली में पॉल्यूशन है? देखिए, ऑड इवन का तो कुछ ऐसा खास फ़र्क नज़र नहीं आता है। जिन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें ऐसा हम कुछ खास परिवर्तन नहीं देखते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसकी वजह से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आए हैं। वैज्ञानिक आधार हो या दिल्ली की जनता की परेशानी, ऑड इवन फॉर्मूले की हकीकत अब जग जाहिर है। ऐसे में दिल्ली की आप सरकार को दिखावे की जगह कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिससे त्योहारों के मौके पर लोगों को गैस चैम्बर से राहत मिल सके।
ऑर्डिमन का फायदा कतई नहीं होगा, बल्कि उससे और परेशानियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं। वायु प्रदूषण की परेशानी पहले से ही झेल रहे हैं, उसके साथ साथ ऑर्डिमन की जो परेशानी है वो दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं झेलनी पड़ सकती है। इसी वजह से जो दिल्ली की जनता है वो नाराज भी है और परेशान भी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अनिकेत दुबे के साथ मुकुल शर्मा, डीडी न्यूज़। और नीति आयोग आज नई दिल्ली में नारी शक्ति महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। यह कार्यशाला नई दिल्ली में G20 नेताओं की घोषणा NDLD में चर्चा किए गए 10 विषयों पर आयोजित की जा रही है। G20 फीडर विषयगत कार्यशालाओं की श्रृंखला के अंतर्गत 8वीं कार्यशाला ये होगी। यह कार्यशाला लैंगिक समानता और सशक्तिकरण पर काम करने वाली विशेषज्ञों, उद्यमियों, नव प्रवर्तकों, शिक्षाविदों, थिंक टैंकों के प्रतिनिधियों और सरकार के विभिन्न विचार के एक साथ लाने का प्रयास करेगी, ताकि इसमें उल्लेखित उद्देश्यों और नई दिल्ली G20 नेताओं की घोषणा में उल्लेखित परिणामों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ते और आवश्यक संसाधनों की पहचान की जा सके। केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से महिलाओं को जल प्रबंधन में शामिल करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय जल दिवाली अभियान की शुरुआत हो गई। जल संरक्षण के लिए केंद्र सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से महिलाओं को जल प्रबंधन में शामिल करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय जल दिवाली अभियान की शुरुआत हो गई है। सहरसा में अमृत जल दिवाली योजना के तहत आज एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को शुद्ध पेयजल के बारे में जानकारी देना है। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बताया गया कि हैंडपंप का पानी अशुद्ध होता है, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी आपूर्ति की जाती है वही शुद्ध होता है। चापाकल का जो पानी होता है वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। सरकार के द्वारा चलाया गया पाइपलाइन से के द्वारा जो पानी आता है वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए हमें सरकार के द्वारा चलाया गया पाइपलाइन के पानी का ही ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। वहीं राज्य के मुंगेर में नगर निगम के द्वारा जल दिवाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 32 स्वयं सहायता समूह के 48 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसमें जेएमसी और बूडको के सहयोग से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को कैसे शुद्ध किया जाता है, इस संबंध में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाकर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सदस्यों को पानी को शुद्ध पीने लायक बनाने की जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज से 10 नवंबर तक अपने जापान दौरे पर हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज सुबह टोक्यो पहुंचा। भारत और जापान प्राचीन ऐतिहासिक संबंधों और साझा मूल्यों पर आधारित एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को महत्व देते हैं। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब तक बंधकों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब तक गजा को कोई ईंधन नहीं दिया जाएगा। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर वह लेबनान में अपने बेस से संघर्ष में नया मोर्चा खोलेगा तो वह अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करेगा। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेल की खबरों पर नजर डालेंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। वायु प्रदूषण से रहें सावधान। प्रदूषण का बढ़ा हुआ स्तर सभी के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है वायु प्रदूषण। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पुअर तक पहुंच चुका है। लोगों को गला खराब होना, खांसी होना, रात को सो नहीं पाना, सांस में तकलीफ होना, ये बहुत देखा जा रहा है और ये बिना बुखार के हो रहा है। आपको बीमारी है लंग की या हार्ट की तो आप N95 मास्क पहन सकते हैं और भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं। क्या है खतरे के संकेत? अगर आपको छाती से सांय सांय की सीटी की बहुत जोर से आवाज आ रही है, अगर आप लेट नहीं पा रहे हैं, अगर आपको रात को उठ के बैठना पड़ रहा है और आपके ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन 90% से कम जा रही है, इमरजेंसी में जाएं, अपने डॉक्टर को दिखाएं। वायु प्रदूषण से सावधानी है जरूरी। वायु प्रदूषण है, इसे हमें समझना है कि हमारे शरीर को असर कर रहा है। छोटू
अलावा कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि राजनीति आज छवियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं खेल की खबरों पर। आईसीसी विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने ग्लेन मैक्सवेल के नाबाद दोहरे शतक की मदद से अफगानिस्तान को 3 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए 292 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम एक समय पर 91 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पारी को मैक्सवेल और कप्तान कमिंस ने संभाला और तेजी से रन बनाए। मैक्सवेल ने विस्फोटक पारी खेलते हुए अपना शतक पूरा किया। इस पारी के दौरान मैक्सवेल चोटिल भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्रीज नहीं छोड़ी और तेजी से रन बनाना जारी रखा। मैक्सवेल और कमिंस के बीच 8वें विकेट के लिए 170 गेंद पर 202 रन की नाबाद साझेदारी निभाई गई। मैक्सवेल ने छक्का लगाकर न केवल अपना दोहरा शतक पूरा किया बल्कि टीम को 3 विकेट से रोमांचक जीत भी दिला दी। मैक्सवेल ने 128 गेंद पर 21 चौके और 10 छक्कों की मदद से नाबाद 201 रन बनाए। कमिंस ने 68 गेंदों पर नाबाद 12 रन की पारी खेली। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। गुरबाज 21 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। इसके बाद इब्राहिम जरदान और रहमत शाह ने पारी को संभाला और रन बनाना जारी रखा। रहमत शाह ने 30 रन की पारी खेली, वहीं इब्राहिम जरदान ने शतक लगाया। कप्तान शाहिदी ने 26 रन की पारी खेली, वहीं उमर जाई ने 22 और मोहम्मद नबी ने 12 रन का योगदान दिया। अंतिम के ओवरों में राशिद खान और जरदान ने तेजी से रन बनाए, जिसकी मदद से अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 291 रन बनाने में सफलता पाई। इब्राहिम जरदान ने नाबाद 129 और राशिद खान ने 18 गेंदों पर नाबाद 35 रन की पारी खेली। इंग्लैंड का वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना भले ही टूट गया हो, लेकिन अपने आखिरी मैच में डिफेंडिंग चैंपियन जीत से विदाई लेना चाहेगी। हालांकि नीदरलैंड की टीम अभी भी सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है, जिसका इरादा एक बार फिर बड़ा उलटफेर करने का होगा। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम आज के मैच में क्या रंग दिखाती है। वनडे में दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आता है। इंग्लैंड की टीम हमेशा से ही डटकर हावी नजर आई है। इंग्लैंड के खिलाफ नीदरलैंड को पहली जीत का इंतजार है। और जाने से पहले आपको एक खास खबर के बारे में बताते हैं। नींद की समस्या कई लोगों को प्रभावित करती आई है। अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद के लिए क्या करना है, देखते हैं इस रिपोर्ट में और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद का विशेष महत्व है। दिनचर्या में नींद एक प्राकृतिक और आवश्यक भाग है जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। गहरी व पर्याप्त नींद हमारे मन और शरीर को संपूर्ण विश्राम देती है, जिससे ताजगी मिलती है और हम ऊर्जावान व प्रसन्न महसूस करते हैं। हमारे शरीर को कुदरत ने ऐसा बनाया है जिसमें सर्विसिंग की हर रोज जरूरत पड़ती है। हर रोज, वैसे तो पल पल है, पर एक मेन सर्विसिंग हर रोज होती है। और उसकी जो सर्विसिंग होती है वो रात को और नींद में होती है। 2 चीज़ें याद रखिए, वो नींद में होती है। चाहे वो आपका डीएनए हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी फिजिकल बॉडी हो, चाहे आपकी कोई इंजरी हो गई है उससे रिकवर करना है, चाहे बीमारी हो, नींद से वो रिकवरी होती है। तो आप ये मान के चलिए कि नींद का जो समय है वो बॉडी सर्विसिंग का टाइम है और उससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा।
नींद की समस्याएं काफी लोगों को परेशान करती हैं। नींद का हमारे स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है। हर आयु के लोगों में नींद संबंधित समस्याएं देखी जाती हैं। कारण भले ही अलग हों, लेकिन बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इससे प्रभावित हो सकता है। यदि नींद ठीक से न आए तो इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। यदि नींद न आना रोज की बात बन जाए तो इसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर साफ नजर आने लगता है। उसका कारण है जो रोशनी आती है वो आंखों के द्वारा सीधी दिमाग के अंदर जाती है और एक ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होती है जिसको हम पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, और वो पाइनियल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है वो नींद के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनफैक्ट वो एक जो हमारा जिसको हम डायरनल रिदम कहते हैं, बायो रिदम कहते हैं, या जो साइंस में क्रोनोबायोलॉजी कहलाता है, उसको रेगुलेट करता है कि जो इस साइकिल है हमारी सोने की और जागने की, ये सूरज के ऊपर निर्भर नहीं है, ये उस क्रोनोबायोलॉजी के ऊपर निर्भर है। तो अगर लाइट जाके रात को जब आप सो रहे हैं, दिन में वो जाती है, और जब आप लाइट जली रहती है रात को सोने से पहले तो वो जाके उसको डिस्टर्ब करती है, और इसलिए लाइट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप पर्दे डाल दीजिए, आप चादर ओढ़ लीजिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन लाइट नहीं होनी चाहिए। ये समझना जरूरी है कि अच्छी नींद के लिए क्या उपाय किए जाएं। यदि आपको नींद की समस्या है, नींद नहीं आती या बार बार नींद टूट जाती है तो इसे नजरअंदाज न करें। एक विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं और जानें कि नींद की समस्या का कारण क्या है और उसका सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।